So today we are going to study derive an expression for the time period of a simple pendulum. टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम के लिए हम एक्सप्रेशन आज डिराइव करने जाएंगे, ठीक है। तो सी एक आइडियल सिंपल पेंडुलम होता है। क्या होता है आइडियल सिंपल पेंडुलम? एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज अ heavy particle suspended by a massless inextensible flexible string from a rigid support. An ideal simple pendulum is a heavy point mass. An ideal simple pendulum is a heavy point mass. heavy particle लिख देता हूँ इजी लैंग्वेज। हेवी पार्टिकल, देखो पहली बात तो आपको मालूम है कि जहां भी वर्ड आइडियल आ गया तो ऐसा कंडीशन मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाता है ना। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज अ हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय अ मासलेस inextensible suspended by a massless inextensible flexible string from a rigid support. Flexible string from a rigid support. From a rigid support मतलब क्या? ये छत है, सीलिंग है और यहां से हमने ये पॉइंट टंगा दिया और ये ऑसिलेशंस कर रहा है। इसको बोलते हैं आइडियल सिंपल पेंडुलम। और हमको मालूम है जो चीज आइडियल होती है वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होती है लगभग। तो कहने का मतलब क्या है? इसमें नामुमकिन वाली चीजें क्या लग रही है? तो हेवी पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल और वो हेवी हो जाए ये तो बहुत अजीब बात है। एक पार्टिकल और वो भी हेवी, ये मुश्किल चीज है। मासलेस स्ट्रिंग, क्या रस्सी का कुछ भी मास ना हो? दुनिया की सबसे हल्की चीज मानी जाती है इलेक्ट्रॉन, जब उसका मास है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम्स, तो रस्सी कैसे मासलेस हो सकती है टोटली, है ना। और सपोर्ट रिजिड, ठीक है चल जाएगा। इनएक्सटेंसिबल, अगर हेवी पॉइंट मास हो, अगर हेवी पार्टिकल टंगा दिए, मान लो हेवी पार्टिकल मिल जाता है, हेवी पार्टिकल टंगा है और रस्सी इनएक्सटेंसिबल और लंबी ना हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई आइडियल सिंपल पेंडुलम डे टू डे लाइफ में हमको कहीं नहीं देखने में आता है। तो क्या देखने में आता है फिर? तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम देखने में आता है। अब प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन क्या है? प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन क्या है? तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन है अ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम इज अ स्मॉल हेवी स्फीयर। अ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम इज अ स्मॉल हेवी स्फीयर a practical simple pendulum is a small heavy dense sphere, dense and a solid sphere, है ना। a practical simple pendulum is a small heavy sphere suspended by a light and inextensible string. Suspended by a light and inextensible string from a rigid support. ये ठीक है, from a rigid support. यहां तक ठीक है। प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या होता है? स्मॉल हेवी स्फीयर, उसको बॉब बोलते हैं हम। तो स्मॉल हेवी स्फीयर मिलना ठीक है, पॉसिबल है। लाइट स्ट्रिंग है, लाइट यानी हल्की, उजाला नहीं, यहाँ लाइट का मतलब उजाला नहीं है। लाइट इन मास, लो इन मास, कम मास वाली है, ये बात ठीक है। एकदम मासलेस बोलना पॉसिबल ही नहीं। और ठीक है, ये हो गया प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, ठीक है। और अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं।
लेट अस नाउ स्टार्ट द डेरिवेशन। ये डेफिनेशन कभी कभी 1 मार्क के लिए 1 मार्क के लिए इट हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स। 1 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है ये डेफिनेशन। आइडियल सिंपल पेंडुलम की भी आ चुकी है और प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम की भी आ चुकी है इससे पहले डेफिनेशन। shala.com पर पेपर्स अवेलेबल है। लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। सी हियर वी हैव अ सिंपल पेंडुलम। हमने चैप्टर 1 में कोनिकल पेंडुलम पढ़े थे और ये है सिंपल पेंडुलम। तो देखो सिंपल पेंडुलम इट विल परफॉर्म ऑसिलेशंस। इधर जाता है तो आपको मालूम है दिस इज राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। जब ये यहां जाएगा इधर जाएगा तो क्या होगा? एट दिस पोजीशन आपको मालूम है वेट है कि मानता ही नहीं, ऑलवेज एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट हमेशा नीचे की डायरेक्शन में एक्ट होता है, तो वेट इज mg, वेट ऑफ द बॉब इज m into g एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। ये उसकी स्ट्रिंग है, ये रस्सी है, और जब ये यहां आया तो कितना एंगल बना? थीटा। एंड लेट अस सपोज हियर थीटा इज लेस देन 10 डिग्रीज। थीटा क्या है? लेस देन 10 डिग्रीज, ऐसा सपोज करो। क्यों? अगर थीटा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मालूम है वो लीनियर एसएचएम थोड़ी रहेगा, फिर वो लीनियर ऑसिलेशंस थोड़ी रहेंगे, वो तो एंगुलर गोल बन जाएगा। इसीलिए वो एंगल थीटा जो है वो कितना होना चाहिए? लेस देन 10 डिग्रीज होना चाहिए। आप बोलेंगे सर आपके डायग्राम में तो 60 के ऊपर दिख रहा है। हाँ ठीक है, मैं बना लेता हूँ, बट हमको इमेजिन क्या करना है कि ये लेस देन 10 डिग्रीज है करके, ठीक है। अब नाउ सी ये mg है, वी कैन टेक आउट 2 कंपोनेंट्स ऑफ mg। हमको तो आदत पड़ गई कंपोनेंट निकालने की, तो हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन डू सम कंस्ट्रक्शन वर्क। हम इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इधर और एक ऐसे लाइन खींच लेंगे इधर। सो दीज आर द 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, और ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। कौन से एंगल्स हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, है ना। ये 2 वर्टिकल लाइंस होगी, दिस इज कॉल्ड, ये पेंडुलम का लेंथ हो गया, ये वाला यहां से यहां तक, है ना। ये जो रस्सी है ना, दिस इज कॉल्ड L। L इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और ये बॉब का मास m यानी क्या है? मास ऑफ द बॉब, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने इसके 2 कंपोनेंट्स बनाए, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जिधर थीटा रहता है उधर cos थीटा रहता है, तो इट विल बिकम mg cos थीटा। अब ये समझाना पड़ेगा कि आपको 11th में अपन ये बहुत कर चुके हैं ऐसा, है ना। एक mg cos थीटा और इधर वाला क्या रहेगा? तो इट विल बी mg sin थीटा। 11th में हम पढ़ चुके हैं ये mg cos थीटा कहां से आया। कोई स्टूडेंट ऐसा है आप में से जिसको ये सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि mg cos थीटा कहां से आया? बताओ, टेल मी स्टूडेंट्स, शैल आई प्रूव वो mg cos थीटा कहां से आया? प्रूव करके दिखाओ mg sin थीटा और cos थीटा कहां से आया। वेरी गुड, हाँ गुड, क्योंकि हम ये सब 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके हैं। सो दिस इज mg cos थीटा। नाउ सी देयर इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये रस्सी में क्या है? टेंशन है, टेंशन है रस्सी में। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा। mg cos थीटा किधर खींच रहा है? साइड में इधर खींच रहा है, और टेंशन उधर खींच रहा है, तो बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दे विल कैंसिल ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। लेकिन ये mg sin थीटा जो है इसको कोई पीछे है ही नहीं कैंसिल करने वाला, है ना। उसके उधर कोई कैंसिल करने वाला कोई और फोर्स नहीं है, एक ही डायरेक्शन इधर ही है, सॉरी। सो mg sin थीटा इधर साइड में। अब ये क्या कर रहा है? mg sin थीटा को तो कोई रुकावट ही नहीं है, पीछे कोई बैलेंस करने वाला नहीं, तो mg sin थीटा इज अनबैलेंस्ड। और mg sin थीटा क्या कर रहा है? तो ये बॉब को वापस ला रहा है ना। mg यानी क्या है? वेट। mg इज वेट ऑफ द बॉब। जितना ज्यादा mg रहेगा उतना वापस जोर क्या आएगा? ये जितना भारी पेंडुलम रहेगा वापस लाने में mg ज्यादा है। sin थीटा, अब ये थीटा तो आपको मालूम है, सो mg sin थीटा इज प्रोवाइडिंग द हियर mg sin थीटा। mg sin theta is unbalanced and it is providing the restoring force है ना। और यहां ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं कि mg cos theta is balanced by mg cos theta is balanced by tension in the string। स्ट्रिंग में जो टेंशन है, टाइटनेस है ना, रस्सी टाइट हो गई, रस्सी इधर खींच रही है और ये बोलता है इधर जाऊंगा, तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, बोले तुम बीच में रुको। और यहाँ पर बॉब बोलता मैं इधर जाता क्योंकि मुझे mg sin थीटा खींच रहा है, इधर कोई है भी नहीं, तो बोले जा
तुझे कोई है नहीं पकड़ने वाला पीछे, तो भाग जा। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा था? F इज इक्वल टू माइनस mg cos थीटा। F इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस mg cos थीटा। अंडरस्टूड? और रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने क्या किया, वहां पे माइनस लगा दिया। रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण हमने क्या कर दिया? समझ में आ रहा है कहानी आपको? दो फोर्सेस एक्ट हो रहे, टेंशन इन द स्प्रिंग है जो स्प्रिंग के लेंथ के अलोंग है, एक mg है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, और mg जो है वो टेंशन को बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा, और mg sin थीटा जो है वो स्प्रिंग को परपेंडिकुलर है और रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। यहां साइड में लिख दूं मैं, F यानी क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। F इज रिस्टोरिंग फोर्स माइनस mg cos थीटा। अच्छा, हमेशा याद रखो, मैं किसी भी डेरिवेशन की आत्मा लिखता हूं, शरीर आपको लगाना पड़ता है। कंसीडर अ बॉब ऑफ मास m tied to the rigid support with the help of a string having length L, और ये सब कहानी आपको लिखना पड़ता है। मैं डेरिवेशंस की मेन स्टेप सॉल्व करता हूं। नाउ सी, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, F is equal to minus this is not cos theta, this is minus mg sin theta। ये sin theta है ना, रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा है। तो अभी देखो इसको क्या लिख रहा है, mg थीटा माइनस mg थीटा। यहां क्या कर दिया मैंने? sin थीटा। तो sin थीटा is nearly equal to theta if theta is very small and is measured in radian। अगर थीटा को रेडियन में गिना जाए ऐसा यूनिट्स में, और थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो sin थीटा is nearly equal to theta। ये भी मैं आपको 11th में बता चुका हूं। sin 0 is 0 है ना, sin 0 रेडियन में अगर गिना जाए एंगल को, sin 1 रेडियन is equal to nearly 1 होता है। 1 पॉइंट कुछ रेडियन करे तो एग्जांपल देके प्रूव करके दिखाओ क्या? sin थीटा अगर छोटा हो तो इट इज इक्वल टू थीटा। sin पाई बाय 2 रेडियन है समझो, उसका वैल्यू कितना होता है? 1। sin 90 यानी 1। अब पाई बाय 2 का मतलब क्या है? sin पाई यानी 3.14 डिवाइडेड बाय 2, उसकी 1 हो रही है। sin 3.14 का हाफ क्या होगा? 1.57 इस 1 की वैल्यू बड़ी आ रही है। अब छोटे एंगल के लिए देखो, sin पाई बाय 3 कितना होता है? पाई बाय 3 यानी 60, और sin 60 कितना होता है? √3/2 यानी 0.8660, और 0.8 यानी, और 6 है तो 0.9 समझ लो इसको। और ये क्या हो जाएगा फिर? sin पाई कितना होता है? 3.14/3, तो ये क्या होगा? sin 1 पॉइंट समथिंग। sin 1 पॉइंट समथिंग इज इक्वल टू 0.9, नियरली तो 0 उसके इक्वल हो जा रहा है ना। ये sin 60 का छोटी वैल्यू का है। उसी तरह आप और किसी वैल्यू का भी ले सकते हैं, sin पाई बाय 6 ले लो। sin पाई बाय 6 कितना होता है? 0.5 होता है। अब पाई यानी क्या? 3.14, और ये 6 है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.14/6, ये 3 है ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 समथिंग हो जाएगा। तो ये 0.5 समथिंग करे तो आंसर में भी क्या आ रहा है? 0.5 समथिंग आ रहा है। करेक्ट? मीनिंग समझे? तो जब पाई ये एंगल को रेडियन में गिना जाए तो sin थीटा नियरली थीटा के इक्वल हो जाता है। sin थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल हो जाती है। मैंने 2 एग्जांपल दिए आपको। बड़े एंगल में ये नहीं होता है, 90 डिग्रीज में नहीं हो रहा है बराबर, लेकिन sin पाई बाय 3 में देखो होता है 0.866 यानी 0.9, ये 0.9। sin पाई बाय 3, पाई यानी 3.14 रेडियन में कर दो तो पाई बाय 3 की है, तो ये कितना आता? 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो sin 1 पॉइंट कुछ यानी 0.9, तो sin 1 यानी आंसर भी 1 ही जैसा ही आ रहा है। sin 0 पॉइंट समथिंग रेडियन हो जा रहा है, तो आंसर भी 0.5 आ रहा है। मीनिंग समझो स्टूडेंट्स? काय म्हणता? sin theta is nearly equal to theta if theta is very small and if it is measured in radian। क्या कहते हो आप लोग?
सब गलत गलत पढ़ा दे रहे, कुछ भी। हाँ वेरी गुड। तो ये हम 11th स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ चुके हैं एक जमाने में। और एग्जांपल दो आपको ये प्रूव करने के लिए। साइन थीटा की वैल्यू नियरली इक्वल टू थीटा होती है अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 15 डिग्रीज है, 10 डिग्रीज है। तो जब छोटी वैल्यू है और अगर उसको रेडियन में गिना जाए तो साइन थीटा की वैल्यू नियरली थीटा के ही बराबर आ जाती है। यहाँ थीटा काय में गिना हमने, रेडियन में गिने, π/6, और उसको π/6 को उसका वैल्यू रखे रेडियन वाला। तो देखो 3/6 यानी क्या होता है, 0.5। तो साइन π/6 यानी क्या होता है, साइन 0.5 रेडियन। साइन 0.5 रेडियन किए तो आंसर भी 0.5 आया। साइन 1 पॉइंट कुछ रेडियन किए तो आंसर भी 1 जैसा ही आ रहा है। और भी एग्जांपल्स ले सकते हम। तो दिस इज अ रूल इन मैथमेटिक्स के लोगों ने ये पता किया है कि इफ theta is a very small angle and if the value is of the angle is measured in radian, so sin theta is nearly equal to theta for small angles। अब देखो, अच्छा 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़े थे अपन ने, और फिर से ये फॉर्मूला कब पढ़े थे, तो रोटेशनल डायनामिक्स से एकदम स्टार्टिंग में पढ़े थे। एक फॉर्मूला एंगल इन रेडियन, अगर एंगल रेडियन में गिनना चाहे तो उसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। अगर रेडियन में एंगल गिनते हैं अपन, तो एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये मालूम है कि किसी को याद है? ये इससे भी पुराना इतिहास से याद दिलाओ मैं आपको, 10th का फॉर्मूला याद दिलाओ, 10th के फॉर्मूला से। हाँ, कोई अगर बोलेगा सर ये भी फॉर्मूला हमको याद नहीं है, तो मैं आपको 10th का फॉर्मूला याद दिलाऊंगा। कौन सा? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या लिखते थे मालूम है 10th में आप मैथ्स में? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ऐसा लिखते थे 10th स्टैंडर्ड में। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 अपॉन 2πr, थीटा अपॉन 360। तो ये 360 डिग्री एंड 2π रेडियन एक ही चीज है, तो यहाँ क्या हो रहा है, थीटा और आर, और ये क्या है आर्क। तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। तो क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। तो कोई अगर 10th पास है उसको ये डेरिवेशन समझाना तो हम ऐसा भी बता सकते हैं। तो चलो याद है बोलते, गुड। जल्दी जल्दी अगर आप बोलोगे कि सर हाँ याद है, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बोलेंगे तो फिर मैं और दूसरे एग्जांपल्स आपको याद दिलाऊंगा। तो सी f इज इक्वल टू माइनस mg थीटा हो गया, तो आई कैन राइट f इज इक्वल टू माइनस mg। थीटा की जगह क्या लिखूंगा, एंगल की जगह क्या लिखूंगा, आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क क्या है, ये देखो ये सी, ये एक टाइप का ट्रायंगल जैसा, ये इसका ये आर्क बन गया, ये x है, आर्क इज x अपॉन रेडियस, रेडियस ये l है। अपनी बुक में कैपिटल L लिया है, आई विल टेक कैपिटल L। समझ रहे हो? इसको एक सर्कल समझ लो, इसको एक सर्कल समझ लो ऐसा बोल। तो ये रेडियस हो गया, L इज रेडियस और ये x इज आर्क, x जो है वो आर्क बन गई है। तो अब क्या लिखा मैंने, f इज इक्वल टू माइनस mg इंटू x अपॉन L, डन। नाउ सी उसके बाद की स्टेप देखो क्या लिखता हूं, f इज इक्वल टू, नहीं f का वैल्यू रख देते, f का वैल्यू रखते m इंटू a। व्हाट इज a? a इज एक्सेलरेशन और g क्या है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और यहां पर क्या है, अच्छा या अगर आप ऐसे ही समझना चाहो तो ऐसे भी बोल सकते, सी इन दिस फॉर्मूला m क्या है, कांस्टेंट है, g एट अ पर्टिकुलर प्लेस रिमेंस कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, लेंथ कैसी है, कांस्टेंट है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बोल रहे हैं। तो f इज इक्वल टू माइनस mg अपॉन l इंटू x, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो f इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू x, ऐसा भी बोल सकते हैं। और इसी को ऐसा बोल सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। ये तो हुक्स लॉ इन SHM हो गया। और जब भी ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि ये SHM है ना। इट मींस, दिख रहा है आपको, इसके आगे क्या लिखेंगे, here f is directly proportional to minus x, it means
the bob is performing SHM as it obeys Hooke's law in SHM. ऑसिलेशन का हुक का लॉ ओबे कर रहा है, तो ऑसिलेशन में हुक का लॉ फॉलो कर रहा है, और जो हुक का लॉ फॉलो करता है वो हम कहते हैं कि वो ऑसिलेशन कर रहा है। जो हुक का ऑसिलेशन का लॉ फॉलो करता है वो एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां तक कहानी क्लियर है? डेरिवेशन आगे बढ़ाओ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो टेक द स्क्रीनशॉट। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज डू इट। डन, वेरी गुड। Now let us see further. तो अब देखो क्या होगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये वाला F इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। F की जगह m इंटू ए लिखता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यम विल गेट कैंसल्ड, है ना, m कैंसिल हो गया, और क्या बचा? तो a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल। माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स। a अपॉन एक्स इज इक्वल टू जी अपॉन एल। मॉड में डाल दिया मैंने इसको, मुझे माइनस साइन हटाना था, है ना। अब वो क्या हो गया, a अपॉन एक्स यानी क्या हो गया, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू g अपॉन एल। इसकी जगह हमको क्या करना है, इसकी जगह ओमेगा लाना है। इसकी जगह क्या करना है, ओमेगा। इसको चाहे तो इक्वेशन 1 दे देते अपन। अब ध्यान से देखो, ओमेगा की जगह हम क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रखे थे एक जमाने में हमने, k बाय m रखे थे, है ना। और यहां देखो फिर से क्या कर रहा हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर k की जगह क्या लिख सकते हैं हम, हुक का लॉ क्या बोलता है, हुक बोलता है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड f इज इक्वल टू के एक्स। मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, तो k की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, f अपॉन x। यहां देखो लिख रहा है f अपॉन x अपॉन m। ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रखे थे हमने, k बाय m एंड f इज इक्वल टू के एक्स होता। वी नो दीज फॉर्मूले, हमको मालूम है। अब देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां दिखेगा नहीं ना आपको। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना, लेफ्ट का तो ले लिए स्क्रीनशॉट आपने। So this will be omega square is equal to f upon x है, तो f की जगह फिर से मैं m a लिख रहा अपॉन x अपॉन m। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये m और m कैंसिल हो जाएगा और बचेगा a अपॉन x। ठीक है, और ये f अपॉन x जो है, ये एक काम करते, इसको ऐसे रहने देते, ये माइनस को रहने देते। यहाँ लिखेंगे f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहाँ भी लिख देंगे माइनस के एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, के की जगह माइनस एफ अपॉन एक्स, माइनस एफ अपॉन एक्स हो जाएगा के की जगह, और माइनस एफ यानी माइनस एफ की जगह लिखेंगे फिर माइनस ए, और ये रहेगा माइनस ए। ठीक है, हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, a अपॉन एक्स की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस साइन। a अपॉन एक्स की जगह क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। समझ रहे हो, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। किसी को कोई स्टेप में डिफिकल्टी होगी तो पूछो, शर्मिला टैगोर बिल्कुल भी नहीं बनना।
इफ यू फाइंड एनी स्टेप डिफिकल्ट यू विल आस्क मी। ये ओमेगा स्क्वायर की जगह k बाय m कहां से लाए हमने? तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर अनडैम्प्ड एसएचएम में हमने रखे थे और मैंने ये आपको डायमेंशनली भी प्रूव करके दिखा दिया था कि ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा की जगह 2 पाई बाय t रखो और ओमेगा स्क्वायर की जगह 4 पाई स्क्वायर बाय t स्क्वायर रखो और डायमेंशंस मैच कर लो तो k बाय m की जगह ओमेगा स्क्वायर के डायमेंशंस k बाय m के डायमेंशंस के इक्वल आते हैं। तो अब देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 1 एंड 2 से देखो ये a बाय x है, ये a बाय x है, यहाँ माइनस g बाय l है, यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस g बाय l। तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट g बाय l, ओमेगा हो जाएगा रूट g बाय l। और हम क्या फाइंड कर रहे हैं? ये डेरिवेशन किस बारे में है? सो दिस डेरिवेशन इज अबाउट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो t इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। शैल आई राइट इट देयर? दिखाई देता है आपको? t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये हमको मालूम है। वेयर t इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of the bob, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बॉब सिंपल पेंडुलम का, नॉट विजिबल, ठीक है, इसको ऊपर लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से एंड इन्फॉर्म मी इफ इट इज डन। डन, वेरी गुड। बहुत इजी डेरिवेशन है। तो वी नो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा और यहां लिख देंगे t क्या है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा का वैल्यू क्या है? रूट g बाय l, it is root g by l, so you can write t is equal to 2 pi root l by g लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ला लिए तो रूट l by g लिख सकते हैं। तो इससे क्या चीज पता चल रही है? इससे ये पता चल रहा है कि चलो ये हो गया। अब इससे लॉस ऑफ सिंपल पेंडुलम पता चलते हैं। लॉस ऑफ सिंपल पेंडुलम हम ला लेंगे, लेकिन इसमें असम्पशंस हमने क्या किए? ये टाइम पीरियड का हुआ, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होगा? फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, ठीक है, ये 1 अपॉन 2 पाई क्या होगा? समझ गया ना, उल्टा कर दिया हमने, g अपॉन l, g अपॉन l। फ्रीक्वेंसी क्यों? क्योंकि वी नो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड होता। जिसका टाइम पीरियड ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसका टाइम पीरियड कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते। फ्रीक्वेंसी n से बता रहे हैं। और ये डेरिवेशन सॉल्व करते समय हमारे असम्पशंस क्या थे? ये डेरिवेशन सॉल्व करते समय क्या क्या चीजें अज्यूम किए? तो हमने assumptions for this derivation, ये डेरिवेशन सॉल्व करते समय हमने क्या क्या लिए? तो थीटा इज नंबर 1, थीटा इज लेस देन 10 डिग्रीज, ऐसा हमने मान के चले। एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, ये सोच के चले। क्यों छोटा सोच के चले? है ना, क्यों छोटा सोच के? और कितना है स्मॉल? एटलीस्ट 20 टाइम्स
smaller than the length of the string, स्ट्रिंग से 20 गुना छोटा एम्पलीट्यूड। और क्यों? क्योंकि लीनियर एसएचएम होना चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता तो क्या होता, आर्क बन जाती थी, तो गोल घूम जाता था। हालांकि मेरे डायग्राम में आर्क दिख रही है, वो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो ये हमने इमेजिन किया, ठीक है। ये दो चीजें हमको याद रखना है। अब लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम देखो। टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ लेंगे। बहुत इजी लॉज है। डन। यस, वेरी गुड। सी, तो हमारा क्या डेरिवेशन आ गया, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g। दिस इज, अब इससे हम एक मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l इफ g इज कांस्टेंट। पहला कंक्लूजन क्या है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। एक झूला है, स्विंग, उसमें एक लड़की बैठ के झूला झूल रही है, बैठ के झूला झूल रही है, और उसी के बाजू जैसा आइडेंटिकल झूला है, और उसमें एक लड़की, उसकी जुड़वा बहन खड़े होकर झूला झूल रही है। किसका टाइम पीरियड ज्यादा रहेगा, किसका टाइम पीरियड कम रहेगा बोलते, किसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम रहेगा, किसका झूला जल्दी जल्दी चक्कर करेगा। तो लेट अस सी, ये देखो, और ऑलवेज रिमेंबर फिजिक्स में कभी भी लेंथ गिनते, डिस्टेंस गिनते तो सेंटर टू सेंटर गिनते। अपने बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो अपने वर्टिब्रल कॉलम की लास्ट बोन के कॉक्सिक्स के पास आ रहा है। तो वर्टिब्रल कॉलम ये इसकी बॉडी का सेंटर है, और ये झूला ऊपर टांगा हुआ है, तो यहां से यहां तक उसका लेंथ हो जाएगा, है ना, एक टाइप से ये लेंथ हो जाएगा। ये झूला भी क्या करता है, सिंपल पेंडुलम जैसा ना, और जब वो लड़की बैठी है तो ये लेंथ ज्यादा लंबी है, जब लड़की बैठी है तो लेंथ ज्यादा लंबी है L1, और जब लड़की खड़ी है तो L2, लेंथ छोटी हो गई। लेंथ यानी क्या, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गर्ल एंड द सपोर्ट। तो जब लड़की खड़ी होगी तो लेंथ छोटी हो गई, ये वाला डिस्टेंस छोटा हो गया, और लेंथ छोटा होगा तो टाइम पीरियड भी छोटा हो जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ स्टैंडिंग, टाइम पीरियड व्हेन द गर्ल इज स्टैंडिंग विल बी लेस देन टाइम पीरियड व्हेन शी इज सिटिंग। लड़की का टाइम पीरियड कम है लगेगा, जब वो झूले में खड़ी हो जाएंगी तो एक एक चक्कर जल्दी जल्दी होगा उसका। झूले में खड़े होने से एक एक चक्कर जल्दी होता है, बैठे है उसका टाइम पीरियड नहीं। जो लड़की बैठी है उसके लिए लेंथ ज्यादा हो रही है, यहां से यहां तक लेंथ ज्यादा है, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो पता चला बैठ के झूला झूलने से एक एक चक्कर मारने में ज्यादा टाइम लगता है, और खड़े रह के झूला झूलने से एक एक चक्कर जल्दी होता है। तो अगली बार जब ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद किसी गार्डन में जाओगे आप लोग झूला झूलने, तो फिजिक्स को भी थोड़ा सा याद कर लिया करना। तो खड़े रह के झूला झूलोगे, जल्दी जल्दी एक एक चक्कर होता जाएगा, बैठ के झूलोगे टाइम लगेगा। हाँ, करेक्ट, अंडरस्टूड। अच्छा गणेश, नॉट अंडरस्टूड, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के समझाता हूँ। गणेश के ऑनर में मैं बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। ये झूला है, अब झूला भी तो एक टाइप से सिंपल पेंडुलम जैसा ही होता है। स्विंग है ना, ये श्रावण का झूला। ये देखो, ये लड़की झूले में बैठ गई ऐसी पैर मोड़ के, तो इसकी बॉडी का सेंटर कहाँ नीचे है, और ये लड़की, ये लंबी हाइट वाली लड़की लाता हूं मैं, लंबी हाइट वाली लड़की है, बहुत लंबी लड़की है ये,
इसके माँ बाप पछता गए इसको पैदा करके। ये इतनी लंबी लड़की है, ठीक है। तो एक लड़की बहुत लंबी है, अपनी बॉडी का सेंटर कहाँ है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम की लास्ट बोन। अब लेंथ कितनी है, तो ये देखो, ये रस्सी, ये ऊपर से यहां से इसकी लेंथ गिनेंगे हम, ये लेंथ है खड़ी वाली लड़की की। और ये जो बैठी वाली लड़की, इसकी बॉडी के सेंटर से लेंथ गिनना है डिस्टेंस, तो ये लेंथ ज्यादा हो रही है L, इसके लिए लेंथ ज्यादा है। और टाइम पीरियड और लेंथ में क्या रिलेशन है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग आपको समझता है, लेंथ ज्यादा रहेंगी तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेंथ कम रहेगी तो टाइम कम लगेगा। ये लड़की बैठी है तो इसके लिए इफेक्टिव लेंथ जो ये ज्यादा है, इसलिए इसको एक ऑसिलेशन करने टाइम ज्यादा लगेगा। एक ऑसिलेशन करने टाइम ज्यादा लगेगा, इसका मतलब ये इसके चक्कर धीरे धीरे होंगे, ये इसको बहुत दूर तक जाने में और आने में बहुत बहुत टाइम लगेगा। और जो राइट हैंड साइड वाली गर्ल है, ये वाली छोकरी, राइट हैंड साइड वाली गर्ल, she will take less time to complete one oscillation. So what do you think, Ganesh? Have you understood it? Master Ganesh understood? Very good. फिर उसके बाद बाकी सब लोग का क्या हाल है, समझ में आ रहा है ना सबको? वेरी गुड। अब ये हटाता हूं मैं, ये केस हो गया। तो खड़े रहने वालों का झूले का टाइम पीरियड कम रहेगा, जल्दी जल्दी चक्कर कंप्लीट होंगे। बैठने वालों का टाइम ज्यादा लगेगा, एक एक चक्कर होने ज्यादा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद दूसरी एक और चीज याद रखो, बैठने वाला, हाँ, नंबर 2, T is inversely proportional to root G if L is constant। अगर लेंथ कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। और जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहां जी का इफेक्टिव वैल्यू जो ऑलमोस्ट जीरो फील होता है, जीरो हो नहीं जाता। हम ये ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं, स्पेस में अंतरिक्ष में जाओ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो नहीं जाता, जीरो महसूस होता है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का एक जैसा हो जाता है, एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो जाने तो वेटलेसनेस की कंडीशन। तो कहने का मतलब ये कि अगर g जीरो हो जाए तो टाइम पीरियड इंफिनिटी हो जाएगा, अगर g जीरो फील हो जाए तो टाइम पीरियड इंफिनिटी। इसीलिए पेंडुलम क्लॉक को स्पेस में यूज नहीं कर सकते, पेंडुलम क्लॉक कैन नॉट बी यूज्ड इन स्पेस, स्पेस में पेंडुलम क्लॉक को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये भी एक बात समझ गए। नंबर 3, अच्छा, 2 झूले बनाता हूं मैं आपके सामने, 2 स्विंग्स बनाता हूं मैं। एक ये स्विंग है झूला, इस झूले पे एक लड़की है बैठकर झूला झूल रही है। आप बोलेंगे सर लड़की क्यों झूल रही, लड़का क्यों नहीं झूला रहे आप, जब से ये लड़कियों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते आप। तो ज्यादातर बुक्स जो है ऑथर्स मेल्स है, ज्यादातर ऑथर आदमी लोग, फिजिक्स के राइटर्स आदमी लोग होते हैं और उनको अपनी बेटियों का एग्जांपल लिखते हैं। ज्यादातर ऑथर अंकल जो लोग होते हैं ना, वो बेटी का एग्जांपल देते हैं। निकिता पब्लिकेशन, छाया पब्लिकेशन, मेरे पास बहुत सारी जो बुक्स है वो मेल लोगों की लिखी हुई और बेटियों के एग्जांपल देते हैं। तो वो लोग बेटियों का एग्जांपल दे रहे, इसलिए मैं भी बेटियों का एग्जांपल दे रहा। आपको मालूम है ना, पापा लोग को बेटियां ज्यादा प्यारी होती है, मम्मी लोग को बेटे ज्यादा प्यारे होते हैं, इन मोस्ट केसेस, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर होता है। तो ज्यादातर ऑथर्स लोग ने बेटियों की एग्जांपल दी, तो मैं भी बेटी का एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, एक लड़की झूला झूल रही थी, उसको बिना डिस्टर्ब किए उसकी सहेली आके उसके बाजू में बैठ गई। ये झूला नंबर 2 एंड ये स्विंग नंबर 1। बताओ कौन सा झूला जल्दी जल्दी झूला झूलेगा, किसका टाइम पीरियड कम रहेगा? 2 लड़की बैठी है, उसको एक चक्कर मारने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये एक लड़की को एक चक्कर मारने किसको ज्यादा टाइम लगेगा? वेरी गुड, सेम टाइम लगेगा। क्यों? टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, या इज इंडिपेंडेंट लिखूं या डज नॉट डिपेंड लिख देता, does not depend on mass, है ना? क्यों? फॉर्मूला में m टर्म नहीं है,
फॉर्मूला में मास नहीं है ना, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G है, M नहीं आ रहा फॉर्मूला, मतलब टाइम पीरियड मास पर डिपेंड करता ही नहीं। चाहे एक लड़की बैठे, चाहे दो लड़की बैठे, चाहे 10 लड़की बैठे, पूरे गांव की लड़के बैठे, रस्सी टूट जाए, झूला टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो विदाउट डिस्टर्बिंग, लेकिन उसका रिदम डिस्टर्ब नहीं करना है। तो टाइम पीरियड, अगर आपकी घड़ी का सिंपल पेंडुलम का बॉब है, वो बॉब टूट गया और वो बॉब की टूटने की जगह आपने 2 किलो की ईंट बांध के रख दी है, तो भी क्या होगा, घड़ी सही टाइम बताएगी। स्ट्रिंग की लेंथ को बस छोटा बड़ा मत होने देना। अच्छा एक चीज और है, समर सीजन में जो है, गर्मी के मौसम, अपने घर में जो स्ट्रिंग वाली पेंडुलम क्लॉक होती है, पेंडुलम क्लॉक का जो स्ट्रिंग होता है वो जनरली स्टील का बना होता है। तो क्या होता है, समर सीजन में स्टील की थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है, कुछ mm से उसकी लेंथ 1 mm वगैरह, कुछ 0.5 mm 1 mm थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है स्ट्रिंग की। तो समर सीजन में लेंथ बढ़ जाती है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। और घड़ी का जो पेंडुलम है वो एक ऑसिलेशन ज्यादा देर में करता है, तो एक ऑसिलेशन ज्यादा देर में करता है तो घड़ी का कांटा भी टिक 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 ज्यादा देर के बाद टिक टिक करता है, मतलब घड़ी स्लो हो जाती है। समर सीजन में पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाती है, 24 घंटे में लगभग 1-2 मिनट का फर्क पड़ता है, 2 मिनट थोड़ी पीछे चलती है वो लगभग समर सीजन में। तो पेंडुलम क्लॉक समर सीजन में स्लो चलती है और विंटर सीजन में थोड़ी फास्ट चलती है, 1-2 मिनट जल्दी चलती है, क्योंकि लेंथ पर ठंडी से लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है और गर्मी से लेंथ बढ़ती है। हल्का सा वायर जो स्टील का वायर नरम हो जाता है, समझ गए ये। अब अगर पेंडुलम, इस पे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारा खेलते हैं वो लोग, जो एंट्रेंस एग्जाम के जो टीचर्स होते हैं ना, वो लोग बहुत खेलते हैं इस पे, बहुत मजा लेते हैं पढ़ाने को, बट अपने सिलेबस में वो सब है ही नहीं। अगर किसी सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है, चेंडू, उस पे नेगेटिव चार्जेस दे दिए जाए, उस पे पूरे नेगेटिव चार्जेस दे दिए जाए, और नीचे अगर एक प्लेट रखी जाए और उस प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस दे दिए जाए, तो अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा या कम होगा? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा या कम होगा? जल्दी एक एक ऑसिलेशन करेगा चार्ज देने पर ऑपोजिट चार्जेस, या कम टाइम लगेगा ऑसिलेशंस करने के लिए? देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी एंड जी? अगर जी ज्यादा खींचता है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, कम लगता है। जी ज्यादा खींचता है तो टाइम पीरियड कम लगता है। अब यहाँ जी तो खींच ही रहा था, ये ऑपोजिट चार्जेस भी खींच रहे हैं नीचे, ज्यादा उसको, तो मतलब नीचे का खिंचाव बढ़ गया, डाउनवर्ड पुल बढ़ गया, तो ऑसिलेशंस का टाइम कम हो जाएगा। अगर ऐसे ऑपोजिट चार्जेस दे दिए तो टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा, यानी जल्दी ऑसिलेशंस करेगा, मीनिंग समझ रहे हो? नीचे ऑपोजिट चार्जेस दोनों को देने से क्या हुआ, इसको खिंचाव बढ़ेगा, इस पे जो पुल है नीचे की तरफ वो ज्यादा पुल आएगा बॉब पे, और रिमेंबर जितना ज्यादा पुल आता है नीचे उतना बढ़ता है। अब ये कितना होगा, तो यहाँ देखो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ये आप लोग भूल गए होंगे, मैंने 11th में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये सब तो भूल गए होंगे आप 11th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था अपने को 11th में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू EQ हो जाएगा, EQ। इमोशनल क्वेश्चन, नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू चार्ज, और F की जगह क्या लिखते हैं अपन, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये जाएगा EQ, तो एक्सेलरेशन की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EQ अपॉन m, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू चार्ज, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू EQ अपॉन m। तो यहां पर हम ऐसा भी लिखेंगे। फिर अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G प्लस EQ अपॉन m। नीचे का बढ़ गया डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो क्या होगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, जल्दी ऑसिलेशंस करेगा। और अगर सेम चार्जेस दे दिए तो यहाँ अगर ये बॉब पर नेगेटिव चार्जेस और यहाँ भी नेगेटिव चार्जेस दे दिए तो क्या होगा, यहाँ पर G के साथ माइनस हो जाएगा, ये रिपल्शन रहेगा नेगेटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस में, और रिपल्शन होगा तो नीचे खिंचाव कम हो जाएगा, और नीचे खिंचाव कम हुआ तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय पे ले गए इसको, पहाड़ी पर खिंचाव कम हो जाए तो टाइम पीरियड ज्यादा होता। तो जब ये सेम चार्जेस रहे तो यहाँ माइनस साइन आ जाता है, अगर सेम चार्जेस रहे तो माइनस साइन, G माइनस हो जाता है वो। लेकिन हम एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे, हम तो सीधे साधे भोले भाले 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं,
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सीधे साधे भोले भाले स्टूडेंट्स हैं हम लोग, हम एंट्रेंस नहीं पढ़ते, इसीलिए मतलब एंट्रेंस हम यहाँ नहीं पढ़ते, हम तो 12th का पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ये सब चीजें ज्यादा आपको नहीं समझाऊंगा। इसमें और बहुत सारी चीजें एक से एक कमाल कर सकते हैं। एक बार तो पुराने जमाने में बड़ी इजी वाली एग्जाम होती थी, SEEE बोलते थे उसको, स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। उसमें एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था मालूम है? बोले एक बॉल है, एक समझो मासलेस लगभग जैसा बॉल है, और उस बॉल में रेती भरी हुई है, सैंड, रेती भरी हुई है, उसमें सैंड भरी हुई है, और उसको यहाँ छत से टांग दिए और इसको ऑसिलेशंस करवा रहे, टिंग 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 टिंग, लेफ्ट राइट, ये ऑसिलेशंस कर रहा था। SEEE का एग्जाम का क्वेश्चन ये, और बहुत सारे स्टेट्स में आया, राजस्थान PMT और अलग अलग जगह, केरला PMT, कई वालों ने मर्क्यूरी भर दिए। माइक ऑन करके बोलो। व्हाट हैपेंड स्टूडेंट, टाइम हो गया क्या आपका? तब तो रिपेयर करेंगे। स्ट्रिंग एक्सटेंडेड, फोल्ड्स आ गए स्ट्रिंग में, सुनना ही नहीं है सर को। क्या बोले? अच्छा, एक्चुअली मैं बोर्ड के पास हूं ना। 1 मिनट, आपके मैसेजेस मैंने बहुत देर से देखा नहीं। 1 मिनट, आई विल जस्ट सी योर मैसेजेस। मैं बहुत देर से बोर्ड के पास हूं ना, इसलिए मैं आपके मैसेजेस रीड ही नहीं किया। अंकिता ने कहा किसी ऑथर को बेटी ही नहीं है, बेटा नहीं है बोलना चाहिए ना, सेम। नहीं, जरूरी नहीं कि सभी ऑथर्स की